ट्वेल्थ के बाद क्या करोगे, कौन सा कोर्स लेना है, कौन सा कॉलेज। हार्ट की सर्जरी ऐसी है कि हार्ट तो चालू ही रखना है और उसकी सर्जरी भी करनी है। कोर्स फीस क्या होगी, ये जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज है या नर्सिंग कोर्सेज है, ट्वेल्थ साइंस के बाद लोग एमबीबीएस करते हैं, राइट। डॉक्टर पे अभी अराउंड 40,000 प्लस ओवरऑल हेल्थ केयर के सारे कोर्सेज लिस्टेड है। स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है 16-18,000 17,000 स्टार्टिंग सैलरी, फर्स्ट सैलरी। हेल्थ केयर इंडस्ट्री को देखें तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। काफ़ी सारे ऐसे नर्सिंग प्रोफेशनल्स को मैं जानता हूँ जिनकी सैलरी 40,000 50,000। थर्ड इम्पोर्टेंट पर्सन इज टेक्नीशियन। हेल्थ केयर एक ऐसा फील्ड है जो आपको ट्वेल्थ के बाद, चाहे वो आप बीवोक 3 साल का किया है या डिप्लोमा 2 साल का किया है, 100% जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। सबने ट्वेल्थ कंप्लीट कर लिया है, तो ट्वेल्थ के बाद क्या करोगे, कौन सा कोर्स लेना है, कौन सा कॉलेज, कहाँ कौन से सिटी में जाना है, घर पे अभी सब चालू हो गया है डिस्कशन। जैसे आपने ट्वेल्थ, आप में से ट्वेल्थ आर्ट्स कितने स्टूडेंट्स ने किया है? ट्वेल्थ आर्ट्स, ओके। और बाकी कॉमर्स के, ओके ठीक है। और साइंस के दो है, साइंस, ओके। क्या आपको पता है आर्ट्स, ट्वेल्थ आर्ट्स करने के बाद हेल्थ केयर में भी कोर्सेज है? कोई आइडिया नहीं। कोई आइडिया नहीं है। जैसे हेल्थ केयर के बारे में ओवरऑल आपको क्या पता है कि क्या है हेल्थ केयर फील्ड, हेल्थ केयर इंडस्ट्री क्या है? मेडिकल मीन्स ट्वेल्थ साइंस के बाद लोग एमबीबीएस करते हैं, राइट। एमबीबीएस में नहीं मिला तो डेंटल करते हैं, फार्मेसी, फिजियोथेरेपी करते हैं। और हेल्थ केयर के बारे में एज ए इन जनरल आपको क्या पता है? किस तरह का काम होता है, कौन कौन से टाइप की कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन होता है, कुछ आइडियाज? हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो मेडिकल मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ सर्विसेज, ये थोड़ा वेग टर्म हो गया कि, पर एज ए स्टूडेंट मुझे क्या जानना चाहिए अगर मैं हेल्थ केयर में पहले तो करियर सोच रहा हूँ, तो ओवरऑल अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री को देखें तो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। हम एज ए लेमैन पर्सन और एज ए जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम ऐसा ही देखते हैं कि अच्छा हॉस्पिटल है, डॉक्टर है। हेल्थ केयर मीन्स हमारे लिए कुछ हुआ तो हम जाते हैं हॉस्पिटल और डॉक्टर, राइट। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर के अलावा कौन कौन से प्रोफेशनल्स आप इमेजिन करते हो? नर्स, वार्ड बॉयज, मेडिकल स्टाफ मतलब मैनेजर्स, मैनेजर्स, ओके, एम्बुलेंस, फार्मासिस्ट, ओके। टेक्नीशियन, ऐसा वर्ड सुना है टेक्नीशियन हॉस्पिटल में? कभी देखा है? ओके, देखा है, पर आपने आइडिया, अभी आपको नेक्स्ट क्लू देता हूँ। आपने कभी भी एक्सरे, सीटी स्कैन, ब्लड टेस्ट करवाया है, राइट। तो वो टेस्ट, जो भी सपोज ब्लड टेस्ट है तो कोई कलेक्ट करने के लिए आते हैं, वो टेस्ट को रन करते हैं, वो कौन है? वो ना तो नर्स है ना तो डॉक्टर है, तो वो टेक्नीशियन है, राइट। जो उनकी एक टेक्निकल स्किल है। तो पूरे हॉस्पिटल में आप कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, चाहे वो ऑपरेशन थिएटर हो, आईसीयू हो, इमरजेंसी, एम्बुलेंस, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, ओपीडी डिपार्टमेंट, इन पेशेंट मतलब रूम्स, और जो भी बाकी सर्विसेज जो है, पूरे आप 300 बेड का हॉस्पिटल है तो काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स है वहाँ पे, राइट। तो सारे डिपार्टमेंट में एक डॉक्टर चाहिए होगा, दूसरा नर्स तो जरूरी ही है, राइट। और थर्ड इंपॉर्टेंट पर्सन इज टेक्नीशियन, राइट। अब ये टेक्नीशियन के रिलेटेड बहुत सारे कोर्स है। अब जितने डिपार्टमेंट उतने कोर्सेज, उतने सब्जेक्ट्स, राइट। अब ये कोर्सेज ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के बाद ही आप कर सकते हो। ये कोर्सेज आप ट्वेल्थ आर्ट्स और ट्वेल्थ कॉमर्स के बाद कर सकते हो। अब कोर्सेज हो सकता है बैचलर ऑफ वोकेशन मतलब बी वोक कोर्सेज, जैसे
बैचलर ऑफ कॉमर्स है वो एक डिग्री का टाइप है, वैसे ही बैचलर ऑफ वोकेशन बी वॉक डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्सेज है। अब जो भी सब्जेक्ट हम चूज करते हैं हॉस्पिटल का कोई भी डिपार्टमेंट है तो उसके रिलेटेड कोर्सेज होंगे। फॉर एग्जांपल ऑपरेशन थिएटर, तो कोर्स हो गया बी वॉक इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। रेडियोलॉजी, तो कोर्स हो गया बी वॉक इन रेडियोलॉजी टेक्नीशियन या एक्सरे टेक्नोलॉजी। हाँ, वीवो कोर्स है क्या मीन्स? बी वॉक मीन्स बैचलर ऑफ कॉमर्स या बैचलर ऑफ सपोज आर्ट्स है, राइट? तो वो क्या है, 3 साल का कोर्स है, पर्टिकुलर कॉलेज है जहाँ पे आप एडमिशन लेते हो और आपको 3 साल के कोर्स के बाद वो डिग्री मिलती है, राइट? अब ये 3 साल के कोर्स में बी कॉम या बी ए में आपको कहीं पे इंडस्ट्री में प्लेसमेंट नहीं होता है या इंटर्नशिप या ऑन जॉब कुछ भी। लेट्स से कि हफ्ते में ऐसा होगा कि 3 दिन आपके कॉलेज है, 2 दिन आपको इंडस्ट्री में कहीं पे जाना है, ऐसा कहीं पे नहीं है। पर बीवॉक ऐसी डिग्री है, वो काफी सारे सब्जेक्ट में, ऐसा नहीं है कि हेल्थ केयर में ही है। बैचलर ऑफ वोकेशनल इन बैंकिंग फाइनेंस कॉमर्स भी है, पर कम पता है लोगों को। और उसका फॉर्मेट ऐसा है कि आप डिपेंड्स कॉलेज टू कॉलेज, प्लस पर ये कंपलसरी होता है कि आप एकेडमिक्स के क्लासेस भी अटेंड करोगे और साथ में आप कहीं पे कुछ काम भी करोगे, इंटर्नशिप कह लो, ऑन जॉब ट्रेनिंग कह लो, ऑब्जर्वर स्टूडेंट कह लो, कोई भी फॉर्मेट में। सपोज मैं बी वॉक इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी या कोई भी सब्जेक्ट में कॉमर्स या बैंकिंग या फाइनेंस का भी है, तो उसमें मेरा 4 आवर्स एकेडमिक भी होगा दिन में, हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे बाद में मुझे एक जो असाइंड है कोई ऑफिस है जहाँ पे मुझे कुछ वर्क के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए भी मैं जा रहा हूँ। कुछ फॉर्मेट में ऐसा होगा कि सपोज 3 साल का कोर्स है तो एवरी ईयर 2 से 3 आपकी इंटर्नशिप्स कुछ होगी। जैसे 3 महीने आपके एकेडमिक्स हुए, फिर 2 महीने ट्रेनिंग इंटर्नशिप, फिर अगेन 6 महीने का कुछ एकेडमिक्स, फिर 6 महीने की इंटर्नशिप। ये भी एक फॉर्मेट है। ऐसा भी होगा कि 4 एवरी डे 4 आवर्स एकेडमिक्स और 4 आवर्स आपका ऑन जॉब ट्रेनिंग सब्जेक्ट है। So this mainly focus on the vocational education. वोकेशनल knowledge of the एजुकेशन students. मतलब आपको Practical knowledge. प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा। काफी कुछ कोर्सेज में ऐसा भी होगा कि 2.5 साल का एकेडमिक्स हो गया, उसमें 1 या 2 इंटर्नशिप 1-2 महीने की, पर लास्ट सेमेस्टर पूरा 6 महीना इंटर्नशिप ही है। तो उसमें क्या होगा, अब फायदा क्या है, बेनिफिट्स क्या होगा इसमें, आपका इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, राइट? अब 6 महीने आप इंटर्नशिप करोगे तो उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन, उस हॉस्पिटल के बारे में आपको पता है, उस हॉस्पिटल के एचआर को आप पहचानते हो, तो इंटर्नशिप कंप्लीट होने के बाद वहाँ पे भी पूछ सकते हो, कंटिन्यू आपको वो जॉब ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि आप 6 महीने ऑलरेडी एज इंटर्नशिप कर चुके हो, तो आप उस कंपनी या हॉस्पिटल के बारे में जान चुके हो, उस फील्ड के बारे में. उस फील्ड के बारे में जान चुके हो, तो आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, तो उनके लिए तो एक इजी हो गया ना कि आपको ही जॉब ऑफर दे, रादर देन हम बाहर से रिक्रूट करें, उसको सिस्टम समझाए, ट्रेनिंग दे, उससे अच्छा है आप ही वहीं पे कंटिन्यू कर लो। सेम वाइज अगर बी वॉक आप कोई भी दूसरे सब्जेक्ट में करते हो नॉन हेल्थ केयर में, तो उसमें भी वो एक होगा ही कि आप कहीं पे फाइनेंस अकाउंटिंग या किसी रिलेटेड फॉर्म में कुछ वर्क कर रहे हो तो। बट बी वॉक हेल्थ केयर में इसीलिए ज्यादा इतना आप उसको पॉपुलर कह सकते हो क्योंकि हॉस्पिटल प्रैक्टिकल जोन है। मैं सिर्फ थियरी करके आ जाऊंगा तो डॉक्टर भी नहीं चलेगा और कोई भी प्रोफेशनल नहीं चलेगा, और आप खुद उसको ब्लड टेस्ट लेने के लिए भी नहीं दोगे कि नहीं तुम्हारा एक्सपीरियंस नहीं है, राइट? वैसे काफी सारे इंडस्ट्री में कहीं पे भी एक्सपीरियंस इज मस्ट प्रैक्टिकल, तो ये एक बेनिफिट है बीवो। अब डिप्लोमा कोर्सेज की बात करें तो सेम टाइटल वही है, डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, लाइकवाइज। How this differs both BVOC and diploma? बीवॉक कोर्स यूजुअली 3 साल का होता है
और डिप्लोमा कोर्स 1.5 से 2 साल का फॉर्मेट होता है। तो स्टूडेंट चूज करते हैं Which is better for a student after science, diploma or BU? डिप्लोमा और बीवोक में से अगर चॉइस करनी है तो स्टूडेंट शुड चूज पहले बीवोक चूज करना चाहिए 3 साल का, क्योंकि आपको बैचलर की डिग्री मिलती है। अब डिप्लोमा आपके पास टाइम ऐसा है, कोई स्टूडेंट ऐसे इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहे हैं कि नहीं, अभी उनको फाइनेंशियली अपने फैमिली को सपोर्ट करना ही है, राइट? तो 2 साल का डिप्लोमा कोर्स करके हेल्थ केयर एक ऐसा फील्ड है जो आपको 12th के बाद, चाहे वो आप बीवोक 3 साल का किया है या डिप्लोमा 2 साल का किया है, 100% जॉब सिक्योरिटी मिलेगी। अब वो क्यों? Obviously इंडिया में डॉक्टर्स की और हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत जरूरत है। बहुत ज़रूरत है। हॉस्पिटल में कभी भी आप जाओ तो इंडिया में- टेक्नीशियन, नर्सेज, डॉक्टर्स की वैकेंसी है ही, Yes. क्योंकि अगर रिक्वायरमेंट 1000 हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की है तो सामने सप्लाई 600 700, तो देयर इज लैकिंग 30% 6,000 गैप है। doctor. तो जो भी पास आउट होगा तो ऐसा कोई नहीं कहेगा कि नहीं नहीं आपका बीवोक होगा तो ही हम लेंगे, डिप्लोमा है तो नहीं लेंगे। इट्स नॉट, ऐसा कुछ नहीं है। काफी सारे ऐसे मैं टेक्नीशियंस को जानता हूँ जिन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी किया, डिप्लोमा भी नहीं, बीवोक भी नहीं, सर्टिफिकेट 1 साल का 1.5 साल का। वैसे आप एज ए असिस्टेंट तो काम कर ही सकते हो, क्योंकि एक एक बेसिक क्वालिफिकेशन आ गया, फिर उसके बाद आपका जो भी इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस गेन होगा उसी के बेस पे आपको इंक्रीमेंट, सैलरीज और वो आगे आगे अपॉर्चुनिटीज मिलती रहेगी। तो इज इट पॉसिबल कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी ये कोर्स कर सकते हैं? या हाँ, अब बैचलर ऑफ आर्ट्स के बजाय, क्योंकि जनरली क्या होता है 12th आर्ट्स के बाद स्टूडेंट बाय डिफॉल्ट बैचलर ऑफ आर्ट्स ही चूज करते हैं, क्योंकि वही सोसाइटी ने एक थोड़ा बात बना दिया है। और काफी बार मैं तो ये कहूँगा कि काफी बार घर पे वो डिस्कशन भी नहीं होता होगा। साइंस वाले स्टूडेंट के घर पे होता होगा, कह रहे हैं कौन से कॉलेज में कौन से फील्ड में जाएगा, तो फिजियोथेरेपी लेगा, फार्मेसी लेगा, ये करेगा। आर्ट्स वालों को कोई पूछता ही नहीं है, या कॉमर्स वालों को कोई पूछता ही नहीं है। तो क्यों, ऐसा क्यों? Lack of awareness maybe. यस, लैक ऑफ अवेयरनेस। और ये भी है कि इट आई कंसिडर इट्स द सैड पार्ट कि हम वो डिवाइड कर देते हैं, यार अच्छा ये तो साइंस वाला है, और तो साइंस वाला हो गया बड़ा और आर्ट्स कॉमर्स वाला। और हाँ, और मोहल्ले में काफी लोगों को तो पता, ये पता होगा कि ये 12th में है, पर वो नहीं पता होगा आर्ट्स कर रहा है या कॉमर्स कर रहा है, क्या फर्क पड़ता है। लोग ऐसा जनरल परसेप्शन ऐसा है कि क्या फर्क पड़ता है, आर्ट्स करेगा कॉमर्स। तो साइंस वाले का अच्छा, उसका अच्छा रिजल्ट आ रहा है तो मतलब हाँ, तो उसी को अटेंशन मिलेगी, बाकी को नहीं मिलती है अटेंशन। पर ऐसा नहीं है, हेल्थ केयर में अपॉर्चुनिटीज है। और ये जो भी कोर्सेज मैंने आपको बीवोक और डिप्लोमा के कहे हैं वो 12th आर्ट्स और कॉमर्स के बाद आप कर ही सकते हो। और मैं तो ये कहूँगा ये उन्हीं के लिए बनाया हुआ है कॉलेजेस ने। बाकी साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी, बीएससी इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी, वो तो है ही ऑलरेडी। और हॉस्पिटल के लेवल पे अगर आप सोचो कि मैनेजमेंट के लेवल पे, वो कोई इतना डिस्क्रिप्शन नहीं है कि अच्छा आपने बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी नहीं किया है इसलिए हम आपको नहीं ले सकते। आपका एक्सपीरियंस मैटर करेगा। हाँ, ऑफ कोर्स इनिशियल अगर सैलरी होगा तो उसमें ऐसा होगा कि शायद आपने बीवोक और डिप्लोमा किया है कॉमर्स के बाद या आर्ट्स के बाद, तो आपका स्टार्टिंग सैलरी हो सकता है 16 18,000 17,000 स्टार्टिंग सैलरी, फर्स्ट सैलरी। और साइंस के बाद हो सकता है 20,000, ज्यादा गैप नहीं होगा, 2 से 3,000 का मे बी इनिशियल, मे बी एक एडवांटेज अगर डिग्री का होगा, पर वो भी 100% नहीं है। मैं ये आप
थप्पा नहीं लगा सकते कि नहीं नहीं पूरे इंडस्ट्री में सारे हॉस्पिटल में यही रूल है, ये नहीं कह सकते। वो केस टू केस होगा, कोई हॉस्पिटल कंसीडर कर रही होगी, कोई नहीं कर रही होगी, पर मेजोरिटी अगर आप पूछो 70 to 80% हॉस्पिटल्स ये डिफरेंस करती नहीं है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि आपने कोर्स किया है, ओके आपने कुछ वर्क किया है, इंटर्नशिप या ऐसा कुछ किया है आपने वर्क। और हॉस्पिटल तो उल्टा कॉलेज के साथ टाइप करके इंटर्नशिप भी देते हैं वहां पे, एज ए इंटर्न भी आप ज्वाइन कर ही सकते हो वहाँ। तो ये जो कोर्सेज है वो स्पेशली आर्ट्स और कॉमर्स के लिए आप कंसिडर कर ही सकते हो। साइंस वाले स्टूडेंट के लिए तो ऑलरेडी साइंस के वाले उसके रिलेटेड कोर्सेज है ही। लाइक बैचलर, ये जो बैचलर्स है उसमें कुछ एज रिस्ट्रिक्शंस होंगे ना कि इस एज तक सेम अगर कोई भी बैचलर का कोर्स एडमिशन कॉलेज में लेना है तो आपको मिनिमम 17 इयर्स ऑफ एज चाहिए, तो वो तो यहाँ पे भी है सेम। मैक्सिमम लिमिट मैक्सिमम लिमिट अराउंड वही सेम कॉलेज का जो यूजीसी गाइडलाइन है वही यहाँ पे एप्लीकेट होती है, क्योंकि ये सारे कोर्सेज एनीवेज किसी ना किसी पैरामेडिकल और अलाइड हेल्थ केयर के कॉलेजेस पे ही चल रहे हैं, तो उनको भी वो वही गाइडलाइन फॉलो करनी है कि आप कितनी एज तक एडमिशन दे सकते हैं और मिनिमम एज क्या होनी चाहिए कोर्स। अगर ये कोर्सेज इतने अवेलेबल है तो अब तक बाहर कॉमर्स स्टूडेंट्स और आर्ट्स स्टूडेंट्स इसके बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं है। लाइक बिफोर वी केम हियर हम लोग भी अवेयर नहीं थे इस बारे में। व्हाट्स द रीजन? रीजन एक है क्योंकि लोग बात नहीं करते हैं, बात नहीं करते। अब जैसे हमने बताया कि घर पे बात ही नहीं होती है कि तू 12th कॉमर्स कर लिया है तो अभी तू क्या करेगा। घर पे या मेरे रिलेटिव में फ्रेंड सर्कल में कोई बोले तो सही मुझे, अब आप जाओगे सपोज यहाँ से घर पे राइट, तो कोई आपका फ्रेंड है 12th कॉमर्स, अरे तू हेल्थ केयर में चूज करने वाला है कि कॉमर्स या बैंकिंग में जाना है तेरे को, तो फिर वो क्या करेगा, हेल्थ केयर मतलब क्या स्ट्रेन साउंड करेगा राइट। तो फिर आप फिर उनको समझाओगे, तो ऐसे ही तो लोगों को पता चलेगा, स्टूडेंट्स को पता चलेगा, वरना कैसे पता चलेगा। बट जैसे नॉर्मल कोर्सेज एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, मार्केटिंग करते हैं, वैसे ये कोर्स की कभी मार्केटिंग भी नहीं देखी। नहीं आती है, जैसे अब कॉलेजेस मार्केटिंग नहीं है ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह में कहीं ना कहीं वो जो भी कॉलेजेस ये कोर्स चलाते हैं तो वो अनाउंसमेंट तो करते ही होंगे, पर मैं ये कहूँगा कि ज्यादा लाउडिंग होगा वो रूटीन जो कोर्सेज है वो होंगे। अब आप कोई एक सिटी में देख लो कि नंबर ऑफ आर्ट्स और कॉमर्स की कॉलेजेस कितनी है और एज कंपेयर टू दिस एलाइड हेल्थ केयर और पैरामेडिकल कॉलेजेस के सामने कितनी है राइट। तो ऑलरेडी यहाँ पे बल्क ही ज्यादा है, तो वो लोग जब भी एक एक मार्केटिंग के एक एक कैंपेन भी करेंगे तो हमारे इन जनरल तो ज्यादा ही हो जाएगा ना, तो आपके सराउंडिंग पूरा ढेर लगेगा मार्केटिंग का, कॉमर्स आर्ट्स बीए बीकॉम कॉलेजेस का राइट। तो उसमें कहीं ना कहीं नीचे कोने में पैरामेडिकल कॉलेजेस का लगा होगा, और हो सकता है कि ऐसा भी हो कि आप ऐसा लिखा है कि डिप्लोमा पैरामेडिकल कोर्सेज आफ्टर 12th, तो शायद मैं उसको पैरामेडिकल नाम सुन के मैं बाय डिफॉल्ट ऐसा ही सोचूंगा यार ये तो साइंस वालों के लिए होगा राइट। तो ये भी एक हमारा परसेप्शन है कि शायद किसी ने एडवर्टाइजमेंट में लिखा है आफ्टर 12th, पर मैंने बाय डिफॉल्ट पैरामेडिकल या एलाइड हेल्थ केयर सुन के सिर्फ उसको साइंस ही कंसिडर कर लिया, तो वही है चीज। पर ये होगा धीरे धीरे, अवेयरनेस बढ़ेगी तो लोग चूज करेंगे कोर्सेज। लाइक अगर ऐसा है कि अभी इतनी अवेयरनेस भी नहीं है इन कोर्सेज की, तो सीट्स एंड प्लेसमेंट वो हो जाता है, क्योंकि देखो कॉलेजेस भी कम है तो सीटें तो कॉलेजेस एडमिशन तो हो जाता है। अभी मेरे ध्यान में हमारे ध्यान में जब भी हमने ये डॉक्टर पे अभी अराउंड 40,000 प्लस ओवरऑल हेल्थ केयर के सारे कोर्सेज लिस्टेड है, तो उसमें आप 12th के बाद के गिन लो, मेडिकल में गिन लो, डेंटल में गिन लो, पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी फेलोशिप्स भी सभी मिला के इतने हैं। पर उसमें जो भी हमने 12th के बाद ये जो भी कॉलेजेस के कोर्सेज वगैरह पैरामेडिकल नर्सिंग के है उसमें देखा है, तो कहीं पे भी हमने बहुत से कॉलेजेस के साथ इंटरेक्शन भी किया है,
क्योंकि वो लोग हमारा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं एडमिशन के स्टूडेंट्स तक पहुंचने के लिए, राइट। तो ऐसा कभी कोई कॉलेजेस ने नहीं कहा है कि यार हमारा 40 सीट थी, 20 ही फिलअप हुई। हो सकता है 2-5 सीटों में कुछ होगा कि एडमिशन के बाद या प्लस और माइनस, बट ऐसा नहीं है कि 50% ही ऑक्यूपेंसी हो रही है, ऐसा नहीं। So पर हाँ, अवेयरनेस बढ़ेगी तो ही है। So being a commerce student for me, is it possible for me to do nursing after 12th? ऑफ कोर्स। How? ओके, अब आप हमने ये पैरामेडिकल कोर्सेज की बात कर ली, अब नर्सिंग की बात करते हैं। जान लेते हैं कि क्या है ओवरऑल नर्सिंग का। अगर मैंने 12th साइंस किया है तो मेरे लिए कोर्स है बीएससी नर्सिंग, और वो 4 साल का कोर्स है बीएससी नर्सिंग। अगर मैंने आर्ट्स और कॉमर्स किया है, मैं 12th में पास हो जाता हूँ, तो मेरे लिए ऑप्शन है जीएनएम, जनरल नर्स एंड मिडवाइफरी कोर्स। 3 साल का कोर्स है, 6 महीने की इंटर्नशिप। दोनों कोर्स करने के बाद आप एज ए रजिस्टर्ड नर्स, क्वालिफाइड नर्स हॉस्पिटल में काम स्टार्ट कर सकते हो। और नर्सिंग फील्ड में ये एक अच्छी चीज़ है कि आप जीएनएम किया है आपने या बीएससी नर्सिंग किया है, सारे स्टेट में इंडिया में, जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, कोई भी स्टेट ले लो, सभी स्टेट में नर्सिंग काउंसिल होता है। गुजरात है तो गुजरात नर्सिंग काउंसिल, महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल, दिल्ली नर्सिंग काउंसिल, ऐसे करके कर्नाटका नर्सिंग काउंसिल, सभी है। तो सभी जगह पे जब भी आप अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, वहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन के बाद आपको जो भी कॉलेज से पासिंग सर्टिफिकेट और मार्कशीट वगैरह मिलेगी, तो आप वहाँ पे लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हो, और वो आपको लाइसेंस प्रोवाइड करते हैं, नर्सिंग का लाइसेंस। उसके बाद आप कहलाते हो रजिस्टर्ड नर्स। अगर यूएस वगैरह में या कहीं पे कन्वर्जन आप देखे होंगे ना, तो एक लिखा होगा आरएन, रजिस्टर्ड नर्स मींस आरएन लिखते हैं वो। नर्सिंग फील्ड में हम कॉमर्स और आर्ट्स के बाद आप कर ही सकते हो नर्सिंग। सेम स्टार्टिंग सैलरी वहाँ पे 18,000 20,000 से स्टार्टिंग सैलरी है, और उसमें भी आगे स्कोप है काफ़ी सारे। जैसे नर्सिंग स्टाफ, काफ़ी सारे ऐसे नर्सिंग प्रोफेशनल्स को मैं जानता हूँ जिनकी सैलरी 40,000 50,000 अच्छे स्केल पे है, क्योंकि एक बार आप एंटर करते हो एज ए जीएनएम और बीएससी नर्सिंग, हेल्थ केयर में ये कहीं पे भी कोई भी फील्ड लो, आप पैरामेडिकल में जाओ, नर्सिंग में जाओ, ये एक कॉमन फॉर्मेट है। एक्सपीरियंस हुआ तो आप एक लेडर चढ़ते जाते हो। सैलरी इंक्रीमेंट तो है ही, पर सीनियोरिटी का लेडर जैसे पोजीशन भी है और स्किल वाइज भी है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर एज ए जनरल नर्स काम कर रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ शायद वार्ड में, एम्बुलेंस में, राइट, डायलिसिस डिपार्टमेंट में वगैरह में, और उसके बाद अगर मुझे आईसीयू में काम करना है ना, तो आई विल नीड अ स्पेशलाइज्ड स्किल। अगर मुझे ऑपरेशन थिएटर में काम करना है तो आई विल नीड अ स्पेशलाइज्ड स्किल। ऐसे ही नहीं मिलेगा। तो वहां पे क्या है कि अब जैसे ही मैंने आईसीयू में गया कि चलो मैं ग्रेजुएट होने के बाद मुझे ट्रेनिंग आईसीयू में जनरल ट्रेनिंग मिल गई, फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया आईसीयू में, तो आईसीयू में भी जनरल आईसीयू है, सर्जिकल आईसीयू है, ट्रांसप्लांट आईसीयू है। वहां पे एंट्री नहीं मिलेगी। ट्रांसप्लांट आईसीयू में मिनिमम 5 साल एक्सपीरियंस है आईसीयू का। उसके बाद अब आपने कभी सुना हो कि किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट, राइट, तो वो तो सर्जरी तो सर्जन करते हैं, उनको साथ में सर्जरी करने के लिए जैसे ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की भी ज़रूरत है। पेशेंट आईसीयू में रहेगा तो वहाँ पे ट्रांसप्लांट नर्स और वो स्पेशलाइज्ड स्किल्ड पर्सन की भी ज़रूरत है। So is it a disadvantage कहीं ना कहीं के कॉमर्स स्टूडेंट के लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है साइंस ना करने की वजह से? नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि जो भी कोर्सेज है आर्ट्स और कॉमर्स के बाद, आप डिप्लोमा करो या बीवॉक किया आपने या कोई भी सर्टिफिकेट कोर्सेज ले लो,
इवन जीएनएम में भी इनिशियल जो भी 6 महीने का फर्स्ट सेमेस्टर होता है वहाँ पे ये पढ़ाया जाता है, बेसिक ह्यूमन एनाटॉमी, मेडिकल टर्मिनोलॉजी, बॉडी पार्ट्स क्या है, तो बेसिक जो चीजें हैं वो पढ़ाई जाती है। बिकॉज कॉमर्स हम्म। लेने के बाद या आर्ट्स लेने के बाद वी आर टोटली हाँ, इन अ हाँ। डिफरेंट फील्ड जहाँ हमको ह्यूमन बॉडी या किसी से कोई रिलेट नहीं करना पड़ता, कोई उनके साथ इंटरेक्ट नहीं करना पड़ता, हाँ। उनके फील्ड में, उनके नॉलेज में, उनके थियरी में भी। सो इतना हार्ड नहीं है काफी, क्योंकि आपको 6 महीने उसी की ट्रेनिंग, इनिशियल फर्स्ट सेमेस्टर तो उसी के बारे में ट्रेनिंग ही वही है कि ह्यूमन एनाटॉमी क्या है, मेडिकल टर्मिनोलॉजीज क्या है, लिटिल बिट बायोलॉजी, आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहूंगा जितना 12th साइंस में आता है ना उतनी भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपको गेन करना है टेक्निकल स्किल्स, राइट। सपोज ऑपरेशन थिएटर हो गया या एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी हो गया, तो एक बेसिक आइडिया आ गया ह्यूमन एनाटॉमी वगैरह का, फिर उसके बाद आप उसी के सब्जेक्ट के बारे में पढ़ोगे। डायलिसिस टेक्नोलॉजी है तो भाई डायलिसिस मशीन क्या है, पेशेंट अगर डायलिसिस का है तो उसको क्या क्या डिजीजेज होंगे, फिर आपको सारे डिजीजेज जानना नहीं है, आपको फिर किडनी के रिलेटेड कुछ फंक्शनिंग है वो जानना है पर्टिकुलर। तो ये जो कोर्सेज है वो ओनली इंडिया में, जैसे बहुत सारे कोर्सेज में बैचलर्स करके लोग मास्टर्स करने फॉरेन जाते हैं, ऐसे ओनली इंडिया में या फिर ओवरऑल वर्ल्ड में ये कोर्सेज हैं? सभी जगह पे है, हर सारे कंट्री में उनके नॉर्म्स वगैरह गाइडलाइन वगैरह डिफरेंट है, पर सभी जगह पे इस टाइप के कोर्सेज है। अब डेवलप्ड कंट्री होगा तो वहाँ पे साइंस बैकग्राउंड मैंडेटरी है, बेसिक साइंस वहाँ पे चलता है कि बेसिक साइंस करना जरूरी है, तभी आप ये टेक्नोलॉजी के हेल्थ केयर के कोर्सेज में आ सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनकी सिस्टम उस तरह से है, उनके वहाँ पे पॉपुलेशन कम है, और जो भी पॉपुलेशन के सामने जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट है वो इंडिया से उनका रेशियो बेटर है, राइट। तो इंडिया में आप आने वाले 10-20 सालों में देखो तो वहां पे तो अगर आप देखोगे तो अभी सिस्टम में आप ये नहीं कह सकते कि साइंस तो जरूरी है उसके बाद ही हम करेंगे, क्योंकि जो भी टेक्निकल स्किल रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में आप खुद सर्जरी नहीं कर रहे हो, आप असिस्ट करवा रहे हो। काफी कुछ चीजें ऐसी होती है, सर्जरी में लगने वाले इंस्ट्रूमेंट्स है उनको क्लीन करना, डिसइंफेक्टेंट करना, उनका पूरा प्रॉपर पैकेजिंग वगैरह, वो आप किसी भी हाउस कीपिंग स्टाफ या वैसा पर्सन ट्रेंड उनसे नहीं करवा सकते। इट्स अ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड, उसके लिए प्रॉपर उसका मॉनिटरिंग होता है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, ऑपरेशन थिएटर में शेड्यूलिंग करना पड़ता है, तो वो सब चीज़ों के लिए यू नीड द ट्रेन्ड पर्सन जो उसको मैनेज करे। कभी सुना हो कि गलत राइट लेग में सर्जरी करनी थी और लेफ्ट लेग में हो गई, ऐसा है हुआ ऐसे इंसिडेंट, तो फिर वो सब चीज़ों को आप बैरियर की तरह वहां पे मैनेज कौन करेगा, तो वही टीम तो चाहिए होगी, और सब कुछ डॉक्टर या नर्स तो नहीं कर सकते। तो अभी वेरी वेल रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज है इंडिया में, तो इंडिया के लिए तो ऑफ कोर्स ये सारे कोर्सेज में आप ये कह सकते हो कि कहीं पे ऐसा नहीं है कि आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं है, और एक्सपीरियंस के बेसिस पे सैलरी ग्रोथ मिलता है एज कंपेयर टू आप अगर बीकॉम या बीए करोगे तो उसके सामने तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं कहूँगा एक जो मेजर पॉइंट है वो है 100% सिक्योरिटी। हाँ, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं 1-2% की, यार उसको हेल्थ केयर समझ में ही नहीं आ रहा या स्किल नहीं एक्वायर कर पा रहे हैं, तो फिर वो डिफरेंट हो गया, पर फिर भी मैं तो ये कहूंगा कि असिस्टेंट का रोल तो मिल ही जाएगा। ओके। लाइक कोई पर्टिकुलर कॉलेजेस जो ये कोर्स प्रोवाइड करते हैं, हाँ, तो मतलब कोई अवेयरनेस नहीं है कि कौन से कॉलेजेस सब प्रोवाइड करते हैं? ओके। तो देखो पूरे इंडिया में बहुत सारी ऐसी कॉलेजेस है जो ये प्रोवाइड कर रहे हैं,
उसके लिए सारे कोर्सेज सारे कॉलेजेस का तो अभी मुझे रिकॉल नहीं कर पाऊंगा, पर आप सिटी वाइज डॉक्टहब के प्लेटफॉर्म पे docthub.com पे कोर्सेज का सेपरेट सेक्शन है, और वहाँ पे आपको डायरेक्टली हमने आफ्टर 12th के एक पूरा लिस्ट भी दिया हुआ है, और ऑल कोर्सेज में भी अगर आप देखोगे तो फिल्टर भी कर पाओगे आप। फिल्टर में मिनिमम एजुकेशन में हमने ऐसा रखा है कि आप मिनिमम एजुकेशन 12th आर्ट्स कॉमर्स है, 12th साइंस है, तो वो आप सिलेक्ट करके कर सकते हो। वन मोर थिंग, अगर कोई स्टूडेंट 12th में फेल हो जाता है तो, और उसको 12th करनी ही नहीं है, आगे एग्जाम नहीं देना है, तो उसके लिए भी हेल्थ केयर में स्कोप है। तो ये जो डिप्लोमा कोर्सेज है, तो वो कोर्सेज आप 12th फेल हो गए हो तो काफी सारे ऐसे कॉलेजेस है जो डिप्लोमा कोर्सेज ऑफर करते हैं। सर फिर तो 10th के बाद भी कर सकते हो ना कोर्सेज? 10th के बाद ये एज लिमिट आ जाएगी 17 ईयर्स। अगर 12th में फेल है, 17 ईयर अगर है, तो एडमिशन वो ले सकते हैं बैचलर ये डिप्लोमा कोर्सेज में। नो नीड टू गो फॉर अगेन 12th का एग्जाम देने के लिए। और वैसे भी अगर मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है, तो इट्स ओके, ठीक है, उसकी वजह से मेरी अपॉर्चुनिटी कम नहीं होनी चाहिए। तो हेल्थ केयर में डेफिनेटली वो चीज है, वो दोबारा एग्जाम देगा नेक्स्ट ईयर 6 महीने वगैरह, उसको करने से उससे अच्छा है उसका एक साल डिप्लोमा का हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि बैचलर ऑफ वोकेशन जो बीवोक कोर्सेज है वहां पे वो नहीं एलिजिबल होगा, पर डिप्लोमा कोर्सेज डेफिनेटली है। फिर वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा। कोई कॉलेज है अगर वो उनके पास अच्छी ज्यादा इंक्वायरीज आ रही है और स्टूडेंट्स फिलअप हो गए, तो वो उनका फिर वो अपना क्राइटेरिया बनाते हैं कि हम 12th पास पे, काफी कुछ जो पॉपुलर कॉलेजेस है वो शायद ये कहेंगे कि मिनिमम 50% चाहिए होगा, तो वो अपने कॉलेज टू कॉलेज क्राइटेरिया वेरी करेगा। पर आपको डेफिनेटली ऐसी कॉलेजेस तो मिल ही जाएगी जो ये 10th के बेसिस पे एडमिशन देगी। अब इसमें सर रिजल्ट के ऊपर भी करता होगा ना अगेन कॉलेज में जैसे आप सपोज आप सेम यहाँ पे ऐसा ही रूल लगेगा एडमिशन में भी। एडमिशन जो भी क्राइटेरिया है, अब बैचलर ऑफ कॉमर्स का क्राइटेरिया काफी जो पॉपुलर कॉलेजेस होंगी वो ऐसा करेगा कि मिनिमम 70% चाहिए होगा हमारी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको अपनी कॉलेजेस की रेपुटेशन वगैरह, या उनको पता है कि मेरे कॉलेज की रेपुटेशन इतनी है तो मुझे तो मिल ही जाएगा। पर गवर्नमेंट ने ऐसा कहीं नहीं कहा है कि 60% के बाद ही आपको एडमिशन मिले, क्योंकि वो तो पासिंग अगर उन्होंने 35% रखा है तो कॉलेजेस उसी के बेसिस पे एडमिशन लेना है। तो जो डिपेंड्स करेगा कॉलेज टू कॉलेज, उनका क्राइटेरिया डिपेंड रहेगा। पर जो भी स्टूडेंट्स में हमने जो सिनेरियो देखा है ना, उसमें हम स्टूडेंट को यही मैं तो एडवाइस करूंगा कि जितने भी, चाहे आप डॉक्टहब के प्लेटफॉर्म पे सर्च कर रहे हो या अपने आप कर रहे हो, या डॉक्टहब मोबाइल ऐप पे जो भी आप करोगे, पर एटलीस्ट मिनिमम आप 10, 15, 20 कॉलेजेस में एडमिशन इंक्वायरीज भेजिए, अप्रोच कीजिए मैक्सिमम कॉलेज को। अब 1 या 2 कॉलेजेस में मिलके फिर आप बैठ नहीं सकते, राइट? और ऑनलाइन सबसे अच्छा तरीका है कि आपने डॉक्टहब का मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लिया और उसमें आप आफ्टर 12th का ऑनबोर्डिंग के टाइम पे ही पूछ लेंगे कि आप आफ्टर 12th स्टूडेंट हो और आफ्टर 12th है, तो आपको वहीं पे गाइड कर देंगे। एक साथ आपके ऑप्शंस कॉलेजेस के आपको फिल्टर भी नहीं करने पड़ेंगे, डायरेक्टली मिल जाएंगे। जस्ट आपको लोकेशन वाला अपना प्रेफरेंस देना होगा कि ये लोकेशन है, तो आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे। यू कैन डायरेक्टली अप्लाई टू मल्टीपल कॉलेजेस, तो ताकि रिस्पॉन्सेज आपको मिले, फिर आप चूज करो। हाँ, अहमदाबाद से कोर्स किया हो या फिर बॉम्बे से किया हो तो फॉरेन में या दूसरी कोई सिटी या कंट्री में जॉब मिल सकती है। वहां पे जो भी कंट्री में आप जाना चाहते हो और जिस फील्ड में जाना चाहते हो, उनका क्राइटेरिया क्या है वो आपको देखना होगा। डिग्री या हाँ, डिग्री जो भी जैसे मान लो कि नर्सिंग का है,
नर्सिंग में हमने एक चीज रहेगी, वो हम आपको इसके बारे में बात लेते हैं। जैसे अपने जीएनएम किया कॉमर्स या आर्ट्स के बाद, राइट, तो उसके बाद एक लेटरल एंट्री है बीएससी की, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग, 2 साल का होता है। वो आप कर लो तो आप इक्विवेलेंट टू बीएससी नर्सिंग, गवर्नमेंट जॉब्स में भी और देन एब्रॉड, राइट। उसका वो टर्मिनोलॉजी ऐसा है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करना, वो कंप्लीट करने के बाद ही आपको वो वहां पे एडमिशन मिलेगा पोस्ट बेसिक बीएससी में, पर वो है। अब नर्सिंग में एक और कोर्स है, ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी, एएनएम, जो 2 साल का है कोर्स। एएनएम का एडमिशन क्राइटेरिया 12th के बाद है, पासिंग पे भी, और मोस्टली फेल हो गए तो भी आपको नर्सिंग में करना है तो वहां पे आप एएनएम कोर्स कर सकते हो। और एएनएम कोर्स का और जीएनएम दोनों में फर्क इतना है कि एएनएम जो कोर्स डिजाइन किया है, यूजुअली ये गवर्नमेंट सिस्टम में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या हेल्थ वर्कर जो भी है, और मैटरनिटी होम्स जो है, ऑब्स्टेटिक और गाइनेकोलॉजी के जो सेटअप्स है, वहां पे 2 साल के एएनएम कोर्स के साथ आप एज ए मिडवाइफ मिडवाइफरी नर्स तरीके के वर्क करके आप स्टार्ट कर सकते हो 2 साल के कोर्स के बाद। उसमें भी वैसे ही है, एएनएम कोर्स करने के बाद आप जीएनएम कर सकते हो। एवरेज सैलरी किसके बाद? जीएनएम के बाद। जीएनएम नर्सिंग अगर आपने कोर्स किया है तो उसके बाद स्टार्टिंग सैलरी आप मिनिमम आपको 15 to 17,000 स्टार्टिंग सैलरी यू कैन कंसीडर वो होगा, पर वेरी करेगा। फिर अगर मुंबई दिल्ली है तो ज्यादा होगा, और ऐसे सिटी है टीयर 2 टीयर 3 सिटी है तो वहां पे इस रेंज में हो जाएगा, इसीलिए मैंने ये रेंज किया है। पर आप 15 से 20,000 आप कर सकते हो। ओके, कोर्स फीस क्या होगी? ये जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज है या नर्सिंग कोर्सेज है, मेनली हम अगर इसी के बारे में बात किए हैं तो उसके रिलेटेड मोस्टली जो पर ईयर का कोर्स की फीस होती है वो 40,000 से लेके 75,000 तक की रेंज में होगा ईयरली। उस टाइप का कोर्स आप देख सकते हो। काफी कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो 70,000 पूरे कोर्स का फीस होगी, 2 साल या 3 साल के कोर्सेज की होगी, बट अप टू 1 लाख और 1.5 लाख इतना करती है कोर्सेज। हाँ, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस है तो वहाँ पे तो बहुत कम होगी, 5-6 हजार साल का उस टाइप का कोर्स ऐसा होगा। जैसे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हो गए, कोई भी जो भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस है तो उनके साथ नर्सिंग के कॉलेज होंगे। Is there any medical courses where one can get admission without NEET? विदाउट नीट मेडिकल के कोर्सेज है, तो ये जो भी सारे कोर्सेज है 12th साइंस के बाद, हमने जो बात की कि 12th साइंस के बाद आप बीएससी इन ऑपरेशन थिएटर, डायलिसिस टेक्नोलॉजी या इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, फिर मेडिकल रिकॉर्ड टेक्नोलॉजी है, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी है, तो ये सारे जितने भी बैचलर ऑफ साइंस के कोर्सेज है उसमें नीट एग्जाम की जरूरत नहीं है, तो आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम एडमिशन के लिए ज़रूरत नहीं है। अगर पैरामेडिकल के कोर्सेज आप चूज करते हो 12th साइंस के बाद तो उसमें एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। एंड ऑफ कोर्स जो भी आर्ट्स और कॉमर्स के बाद जो भी पैरामेडिकल कोर्सेज है उसमें भी कहीं पे भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं है। तो नीट की कुछ भी ये कंसिडर कर सकते हैं कोई भी स्टूडेंट। नीट की एग्जाम के जो मेरिट है उसके बेसिस पे एडमिशन सिर्फ ये मेडिकल, डेंटल, फिर आयुर्वेदा, होम्योपैथी, यूनानी, ये जो भी कोर्सेज है उसके लिए है। 12th के बाद कौन कौन से कोर्स में उनको आई? ओके, हाई सैलरी कोर्सेज कौन कौन से होंगे कि जहाँ पे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज अच्छी हो? नर्सिंग तो ऑफ कोर्स है ही कि नर्सिंग में आपको लेडर्स ज्यादा मिलेंगे हायर, उसमें जीएनएम में जो पोस्ट बेसिक बीएससी वाला जो अपॉर्चुनिटी है वो भी एक है। तो
पहले नर्सिंग, अगर अर्निंग वाइज मुझे चॉइस करनी है तो पहले मुझे अगर मैं आर्ट्स कॉमर्स के बाद चूज कर रहा हूँ तो मैं जीएनएम चूज कर सकता हूँ, और साइंस के बाद है तो बीएससी नर्सिंग। और अगर मुझे नर्सिंग फील्ड में नहीं जाना है और या मुझे और ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करने हैं तो पैरामेडिकल और अलाइड हेल्थ केयर में एक ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नोलॉजी, कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी, फिर एक कोर्स है कार्डियो पल्मोनरी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। जनरली ये बीएससी के बाद कोर्स होता है, बीएससी इन कार्डियो पल्मोनरी कार्डियो पल्मोनरी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी। अगर आपने ये जो हार्ट की सर्जरी होती है, राइट, जिनको ब्लॉक होता है तो बाईपास सर्जरी जो जनरली बोलते हैं, राइट, तो बाईपास जो वर्ड है, हार्ट की सर्जरी ऐसी है कि हार्ट तो चालू ही रखना है और उसकी सर्जरी भी करनी है। तो वो सर्जरी के दौरान वो जो भी 3, 4, 5 घंटा, कोई 6 घंटा, 12 घंटा भी अगर क्रिटिकल सर्जरी तो चलती है सर्जरी, पर जितने भी टाइम वो सर्जरी चलेगी तब तक बॉडी में हार्ट जो पंपिंग करता है ब्लड, वो करने के लिए एक परफ्यूजन मशीन रहता है, कार्डियोपल्मोनरी परफ्यूजन का पूरा बड़ा मशीन रहता है। उसको मैनेज करने के लिए परफ्यूजनिस्ट एक जॉब रोल है, कार्डियक परफ्यूजनिस्ट। वो हार्ट सर्जन की टीम में होता ही है, कंपलसरी है, वरना वो सर्जरी नहीं हो पाएगी। आफ्टर 12th साइंस सबसे अच्छा कोर्स कौन सा रहेगा एक सर्जन के लिए? 12th साइंस के बाद सर्जन के लिए, यस सर्जरी में अगर जाना है तो Yes, sir. सर्जरी टाइप ऑफ वर्क करना है तो या तो आप डॉक्टर बनो, एमबीबीएस के बाद एमएस मास्टर ऑफ सर्जरी जनरल सर्जरी करो। दूसरा, अगर सर्जिकल फील्ड में इतना ही इंटरेस्ट है तो 12th साइंस के बाद आप ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी जो मैंने कहा, अगर आपको मेडिकल में नहीं मिलता है तो आप उस पाथ में भी चूज कर सकते हो, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी में ये अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने एक इसीलिए भी कहा क्योंकि उसमें भी अच्छे लेडर और आपको मिलेंगे। जैसे सर्जिकल में भी डिफरेंट फील्ड्स है, ऑर्थोपेडिक सर्जरी, यूरोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, हार्ट सर्जरी जो भी है, राइट, प्लास्टिक सर्जरी। तो जैसे भी ये स्पेशलाइज्ड सर्जरी सर्जिकल फील्ड है तो वहां पे स्पेशलाइज्ड स्किल रिक्वायर्ड होगी। तो मैंने बेसिक ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का कोर्स कर लिया है, या चाहे मैं बीएससी के बाद करूँ, साइंस के बाद करूँ या कॉमर्स के बाद करूँ, आर्ट्स के बाद करूँ, वो करने के बाद आप वो स्पेशलाइज्ड सर्टिफिकेट कोर्सेज या ट्रेनिंग वर्कशॉप, वहां पे कोई ऐसा क्लासरूम कोर्सेज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर वहां पे आप वो कोर्स परस्यू कर सकते हो या ट्रेनिंग परस्यू कर सकते हो, तो आगे अपॉर्चुनिटीज आपको अच्छी मिलेगी, अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी है और एक स्किल्ड प्रोफेशनल के रूप में भी आप कर सकते हो। जैसे ट्रांसप्लांट सर्जरी होगी, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी है, राइट, तो उनकी टीम में आपको कैसे मिलेंगे? डॉक्टर है, वो स्पेशलाइज्ड स्किल्ड है ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए। वैसे ही नर्सिंग जो भी उनके टीम में होंगे, नर्स, वो भी किडनी ट्रांसप्लांट की नर्सिंग की ट्रेनिंग उनकी होगी। जो भी ओटी टेक्नीशियन होंगे उनकी भी स्पेशल ट्रेनिंग कोर्स होगी, उसके बाद वो उसी टीम में उनको लिया जाएगा। मतलब सर जैसे 12th कॉमर्स और आर्ट्स करने के बाद भी ये पॉसिबल है कि उनके नाम के आगे प्रीफिक्स डॉक्टर लग सकता है? 12th आर्ट्स कॉमर्स के बाद आगे डॉक्टर लगाना है तो वो तो पीएचडी के बाद ही लग सकता है। तो अगर कोई भी सब्जेक्ट में पीएचडी करते हो तो आप डॉक्टर लिखवा सकते हो, पर ऐसा डॉक्टर लिखवाना अगर ऑब्सेशन है ऐसा कि नहीं यार मुझे डॉक्टर मतलब नहीं, आपने जो कोर्सेज बताया उसके बाद पूछ रहा हूँ। हाँ, उसके बाद वही है पीएचडी। पीएचडी करो सब्जेक्ट में तो डॉक्टर लिखे आएगा। नर्सिंग में अगर कोई पीएचडी करता है तो डॉक्टर लिख सकते हैं, राइट। पर अब आज की डेट में वो क्रेज कम है, काफी कुछ कम है। अगर मैं मेरी टीम में कुछ भी मैसेज लिखता हूँ तो मैं सिर्फ संदीप ही लिखता हूँ,
आई डोंट राइट डॉक्टर संदीप पटेल एंड सो वगैरह। हाँ, कहीं पे अगर गए हैं जहाँ पे वो ज़रूरी है कि सच क्रेडेंशियल्स इज रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तब ठीक है। पर सब जगह पे मैं डॉक्टर वो अभी ज़रूरत नहीं, और वो नहीं होना चाहिए ऐसा। अगर आप, हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, डॉक्टर वाला जो टाइटल है ना, जो आज भी अभी भी आप अगर यूएसए, यूके, कनाडा, कहीं पे अगर आपके कोई फ्रेंड्स, फैमिली में कोई है रिलेटिव में, और उनके जान पहचान में वहाँ के कोई डॉक्टर है, तो वो आप पूछना उनसे कि आप उनको किस तरह से बुलाते हो, आप डॉक्टर संदीप कह के बुलाते हो या सिर्फ संदीप कह के बुलाते हो। तो आप, वो आपको वही कहेंगे, आई वी जस्ट कॉल देम संदीप। उनको नाम से ही बुलाते होंगे रूटीनली, जो भी है। वो यहाँ पे डिफरेंट है। हमारे इंडियन कल्चर में जो सोसाइटी में हम देखेंगे तो वो डिफरेंट है। हम सबको डॉक्टर डॉक्टर कह के ही बुलाते हैं, क्योंकि वो डॉक्टर है और डॉक्टर साहब आ गए, डॉक्टर साहब बोलेंगे, डॉक्टर नाम साहब भी आए बोलेंगे। हैं और डॉक्टर सर आए हैं, वो आए तो हमारे फंक्शन में 4 चांद लग जाएंगे। राइट? सीए हाँ, सीए में भी है। हाँ, ऑफ कोर्स वो है हमारे सोसाइटी में, वो आपको वो थोड़ा दिखेगा। वैसे ही जैसे आपको दिखेगा कि कोई साइंस में है स्टूडेंट तो उसको अटेंशन ज्यादा मिल रहा होगा, हाँ कॉमर्स और आर्ट्स है तो अटेंशन कम मिलेगा। पर अगर आप हॉस्पिटल में काम करोगे ना तो आपको अटेंशन मिलने लगेगी। मेडिकल फील्ड ही अटेंशन वाला है, अटेंशन वाला है, अगर पर आपके पास अपॉर्चुनिटी है अटेंशन लेने की, हाँ। कि आर्ट्स कॉमर्स के बाद अगर आप अगर कहीं पे हेल्थ केयर के ये जहाँ सारे कोर्सेज जो हमने बात की वो किया मैंने, राइट, और आप 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद एक लेवल पे ऐसे हो कि आप डिपार्टमेंट पूरा मैनेज कर रहे हो, एक इंचार्ज हो या सीनियर टेक्नीशियन हो, राइट, तो आपके आसपास आपको लोग आएंगे। आप कोई वेल नोन डॉक्टर की असिस्टेंट उनको असिस्ट करवाते हो, उनकी टीम में काम कर रहे हो, तो आपके पास आएंगे, यार सर का अपॉइंटमेंट, यार सर को पूछ दो, करवा दो, कुछ करवा दो। ऑब्वियसली वो आएंगे क्योंकि आपके पास, अगर भले ही आपके डिपार्टमेंट का काम नहीं है, पर अगर वो उस हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं, दिखाने आए हैं, तो आपको फोन करेंगे, यार ये जरा देखा दो ना, ये हेल्प करवा दो, राइट। सो यू विल गेट दैट वे। हेल्थ केयर ऑल्सो गिव्स यू दैट अटेंशन एज वेल एज रिस्पेक्ट, और वो लोग आपको याद भी रखेंगे सोसाइटी वगैरह में भी आपको, क्योंकि आपको एक हेल्थ केयर में सैलरी, डेजिग्नेशन, ग्रोथ, करियर की तो मिलती ही है, पर ये जो एडिशनल जो वैल्यू मिलती है ना सोसाइटी में, वो जिससे आपको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है, यू फील दैट यू आर डूइंग समथिंग वर्थ फॉर द सोसाइटी, तो वो फीलिंग मिलेगी जो बाकी प्रोफेशन में ऑफ कोर्स नहीं मिलेगी, इतना नहीं होगा, पर ये चीज आप सेल्फ जो भी जॉब सेटिस्फेक्शन आप कहते हो तो वो मिलता है आपको। तो खत्म करें सत्संग। अच्छा खासा सत्संग हो गया, इंफॉर्मेटिव सत्संग। तो 12th के बाद जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, और आई होप कि ये कन्वर्जेशन से काफ़ी कुछ चीज़ें स्टूडेंट्स को अवेयर करेगी। आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम कि 12th के बाद बिफोर चूजिंग फॉर बैचलर ऑफ आर्ट्स और कॉमर्स, आई वुड से, एक्सप्लोर करना। हाँ, वो बाकी ऑप्शंस एक्सप्लोर करें। साइंस के बाद तो डेफिनेटली ये सारे ऑप्शंस है ही, और काफ़ी स्टूडेंट्स कुछ जानते भी होंगे, पर डिटेल में जो भी डिफरेंट पर्सपेक्टिव है तो थोड़ी क्लैरिटी बढ़ेगी तो लोग इसको परस्यू करेंगे। क्योंकि एक बार बीकॉम और बीए कर लिया ना, तो डिप्लोमा कोर्स तो उसके बाद भी कर सकते हो, पर वो क्या है कि बैचलर के बाद भी मैं डिप्लोमा करूंगा तो वो फिर वो मुझे आप खुद से वो एक्सेप्ट नहीं कर पाओगे, और वो करने के बाद अर्निंग अपॉर्चुनिटीज अगर इतनी नहीं मिलेगी बीए बीकॉम के बाद, तो देन यू विल बी स्टक एट वन पॉइंट। क्योंकि बीकॉम में क्या है कि बीकॉम एमकॉम और कुछ करने के बाद ही आपको कुछ मिलता है, या
मेजोरिटी लोग एमबीए करते हैं, एमबीए के बाद उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर वो वहां तक आपको 5 साल 6 साल स्टडी के बाद आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है। और आज की डेट में एमबीए स्टार्टिंग सैलरी आप एवरेज कोई टीयर 2 टीयर 3 सिटीज है या वहाँ पे आप देखो तो एवरेज कॉलेज से अगर एमबीए है तो 20-25 हज़ार 22 हज़ार के आसपास कर सकते हो। पर अगर आपने 2-3 साल का ये कोर्स करके एमबीए दोनों को कंपेयर करना चाहोगे तो जब भी एमबीए पास होगा तब तक आपका 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया होगा, तो देन यू विल ऑलरेडी बी एट 32,000 पॉइंट, कि जहाँ से आप अपना सीनियर टेक्निकल। दूसरा एक हम इसको बोलते हैं स्पेशलिटी फोकस, हमने हैशटैग भी चलाया है कि अंडर स्पेशलिटी फोकस काफ़ी कुछ चीज़ें। ये क्या हो गया कि आप 12th के बाद डायरेक्टली कुछ स्पेशलाइज्ड स्किल परस्यू कर रहे हो जिसकी वैल्यू है। अगर आप बाकी कोर्स कर रहे हो जहाँ पे स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट नहीं है तो वो बेनिफिट आपको नहीं मिलता। यहाँ पे बेनिफिट इसलिए है क्योंकि आप कोई एक स्पेशलाइज्ड स्किल परस्यू कर रहे हो, तब ये बेनिफिट मिल रहा है। एमबीए में भी ऐसा ही है, जनरल एमबीए नहीं, फिर आपको डिफरेंट स्ट्रीम चूज करना ही है, तो दैट्स वे अगर आप स्पेशलिटी चूज करते हो तो अच्छा है। थैंक यू ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।